जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में चर्चा करूंगा जियोलॉजी क्लास 12th के सिलेबस के बारे में हिंदी मीडियम में। इससे पहले मैं इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं कि आखिर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से ब्रांच है आपका क्लास 12th में। तो आज जो है क्लास 12th के हिंदी मीडियम में सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा, क्लास 12 का हिंदी मीडियम। तो चलिए बिना देर के सेशन को लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि मैं आप सभी को बताया था कि क्लास 12th में अगर बात करें, यदि आप झारखंड बोर्ड से है और इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में क्लास 12th के अंडर आप ऑप्शनल पेपर अगर जियोलॉजी रखे हैं, जियोलॉजी जिसे आपका हिंदी में भू विज्ञान कहा जाता है, भू विज्ञान। तो इस क्लास 12 के अंदर भूविज्ञान में 4 ब्रांच पढ़ना पड़ेगा। पहला है आपका सेल विज्ञान, सेल विज्ञान। इस सेल विज्ञान को इंग्लिश में पेट्रोलॉजी कहा जाता है, पेट्रोलॉजी। दूसरा जो ब्रांच है आपका वो है आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी, जिसे हिंदी में आर्थिक भूविज्ञान कहा जाता है, आर्थिक भूविज्ञान, जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक जियोलॉजी कहा जाता है, इकोनॉमिक जियोलॉजी। अगला जो ब्रांच है, थर्ड ब्रांच, जो कि आपको क्लास 12th के अंडर पढ़ना पड़ेगा, वो है आपका जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान। किसी किसी जगह में जीवाश्म की भी लिखा हुआ रह सकता है। तो जीवाश्म विज्ञान को अंग्रेजी में, इंग्लिश में पैलेंटोलॉजी कहा जाता है, पैलेंटोलॉजी। लास्ट जो ब्रांच है, चौथा ब्रांच, वो है आपका स्तरित सेल विज्ञान, स्तरित सेल विज्ञान, जिसे इंग्लिश में स्ट्रैटिग्राफी कहा जाता है, स्ट्रैटिग्राफी। तो ये है कुल मिला के 4 ब्रांच जो कि आपको क्लास 12th के अंडर पढ़ना पड़ेगा। अब इनके जो 4 ब्रांच है, इनमें किन किन टॉपिक्स का स्टडी करना पड़ेगा, किन किन टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सेल विज्ञान को लेकर चलते हैं। सेल विज्ञान, सेल विज्ञान, इसे इंग्लिश में पेट्रोलॉजी कहा जाता है, वो आगे मैं नहीं लिख रहा हूं। इस सेल विज्ञान के अंदर आपको 3 तरह के सेल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट है आपका आग्नेय सेल, आग्नेय सेल, सेल कहिए या चट्टान भी कहा जाता है, आग्नेय चट्टान या आग्नेय सेल। और आपका अवसादी सेल या चट्टान भी कह सकते हैं। और जो तीसरा वो है आपका कायांतरित 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 या रूपांतरित चट्टान भी कहा जाता है, इसे रूपांतरित चट्टान या सेल कहिए, एक ही बात है ना। मैंने बताया ना कि चट्टान कहिए या सेल कहिए एक ही चीज है। अब जो है आपको जो पढ़ना पड़ेगा इसमें, सेल विज्ञान में इनका आपको परिभाषा पढ़ लेना पड़ेगा। सेल विज्ञान के परिभाषा, वहीं आपका सेल विज्ञान के प्रकार, जो कि आपका टाइप्स ऑफ पेट्रोलॉजी, यानी सेल विज्ञान का प्रकार, ये क्या हो गया आपका
प्रकार हो गया, जैसे आपका एक आग्नेय सेल हो गया, दूसरा अवसादी सेल, तीसरा कायंत्रित सेल, है ना। अब जो है आग्नेय सेल के अंदर, आग्नेय सेल के बारे में क्या पढ़ना पड़ेगा, चलिए समझते हैं। आग्नेय सेल, आग्नेय सेल के बारे में जो है आपको इनके बारे में परिभाषा पढ़ना पड़ेगा। परिभाषा, साथ में आपका उदाहरण, इनके अलावा आपका प्रकार, इनके अलावा आपका गठन, इनके अलावा आपका संरचना, संरचना यानी आग्नेय शैलों का परिभाषा, आग्नेय शैलों का उदाहरण, साथ में आग्नेय शैलों का प्रकार, आग्नेय शैलों का गठन, आग्नेय शैलों की संरचना, ये चीज आपको पढ़ना पड़ेगा आग्नेय शैलों के अंतर्गत। ठीक उसी तरह आपका अवसादी सेल, अवसादी सेल, इसके अंदर जो है आपको, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि परिभाषा, उदाहरण, प्रकार, गठन, संरचना, तो अवसादी सेलों में भी अवसादी सेलों का परिभाषा, अवसादी सेलों का परिभाषा, अवसादी सेलों का उदाहरण, इनके अलावा अवसादी सेलों का, है ना, प्रकार तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन गठन आपका, गठन भी इसमें जरूरी नहीं है, लेकिन संरचना इनके अंदर जरूरी है ना। अवसादी सेलों का विभिन्न प्रकार की जो संरचना है वो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। इनके अलावा आप जो है गठन भी पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका एमसीक्यू बेस्ड होना है गठन, है ना। तो ये चीज आपको अवसादी सेलों के अंडर आपको पढ़ना पड़ेगा। अब चलते हैं कायंत्रित सेल। कायंत्रित या रूपांतरित सेल, इसके अंदर आपको पढ़ लेना पड़ेगा। कायंत्रित के अंदर आपका इनका परिभाषा, इनका आपका उदाहरण या प्रकार कह सकते हैं। उदाहरण को ही बाद में प्रकार को उनको डिफाइन करके पढ़ना पड़ता है। इनके अलावा आपको जो पढ़ना पड़ेगा इनके अंदर संरचना विभिन्न प्रकार के, जैसे आपका सिस्ट हो गया, इंग्लिश में यही चीज कहा जाता है सिस्ट, निस, वो हम शॉर्ट नोट्स में आगे चर्चा करेंगे। इनके अलावा जो इनमें इंपॉर्टेंट है कारक, बहुत ज्यादा जरूरी है। आग्नेय सेलों के अंतर्गत परिभाषा, डिफरेंट टाइप्स के संरचना पढ़ लीजिए, अलग अलग प्रकार की संरचना, और कारक यानी एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, इसे आपका इंग्लिश में मेटामॉर्फिक चट्टान कहा जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। तो एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिक बोल के ये आता है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट आपका परिभाषा पढ़ लीजिए, संरचना पढ़ लीजिए और कारक पढ़ लीजिए, और इनके कुछ शॉर्ट नोट्स है जो कि मैं आगे चर्चा करूंगा। तो ये तो था आपका। अब चलिए शॉर्ट नोट्स के बारे में चर्चा करते हैं। शॉर्ट नोट्स जिनमें आपका आता है पेट्रोलॉजी से ही, तीनों चट्टानों से ही संबंधित है, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा शॉर्ट नोट्स के अंदर। शॉर्ट नोट्स में यानी पेट्रोग्राफिक टिप्पणी लिखने बोलेगा, पेट्रोग्राफिक टिप्पणी,
पेट्रोग्राफिक टिप्पणी, इसमें आपका आ जाता है, ऐसे तो कई एक हैं लेकिन इनमें से कौन कौन इम्पोर्टेंट है, किन में ज्यादा फोकस करना है, इनके बारे में भी मैं अभी चर्चा करूंगा। तो इसके अंदर आप पढ़ लीजिए ग्रेनाइट, शॉर्ट नोट्स के अंदर पढ़ लीजिए आप ग्रेनाइट। ग्रेनाइट को हिंदी इंग्लिश दोनों में यही ग्रेनाइट ही लिखता है। अगला जो पढ़ लेना है आपको साइनाइट। अगला जो पढ़ लेना है आपको साइनाइट के बाद आपको डायोराइट। डायोराइट इनके अलावा लिस्ट में है आपका जो कि बेसाल्ट है आपका, बेसाल्ट के अलावा आपका पेग्माटाइट है, पेग्माटाइट है। इनके अलावा आपका कॉन्ग्लोमेरेट है, कॉन्ग्लोमेरेट है ना, जिसे आपका बालू का समूह कहा जाता है हिंदी में, लेकिन कॉन्ग्लोमेरेट ही लिखा हो रहता है आपका क्वेश्चन में। आपका है इनके अलावा चूना पत्थर, जिसे इंग्लिश में लाइमस्टोन कहा जाता है। इनके अलावा आपका सैंडस्टोन, जिसे आपका हिंदी में पढ़ा जाता है बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। इनके अलावा आपको पढ़ लेना है संगमरमर, संगमरमर चट्टान के बारे में पढ़ लेना है। इनके अलावा है नीस, इनके अलावा आपका सीस्ट, इनके अलावा आपका है ग्रैनुलोज, ग्रैनुलोज। इनके अलावा आपका है सेल है, इनके अलावा आपका कॉटाज है, एम्फीबोल है। चलिए इस पर लिस्ट बहुत है, लेकिन आपको जो पढ़ना पड़ेगा अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आपको ग्रेनाइट, साइनाइट पढ़ लेना है, बेसाल्ट पढ़ लीजिए, चूना पत्थर पढ़ लीजिए, बलुआ पत्थर पढ़ लीजिए, संगमरमर पत्थर पढ़ लीजिए, नीसिस्ट थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। तो आपका एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो जैकबोर्ड का नया पैटर्न आया है इनको इतना भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में अब जो है कम ही उम्मीद है, शॉर्ट नोट्स में अब जो है, शॉर्ट नोट्स में अगर जो 2.5 मार्क्स वाले में बात करें, 2.5 मार्क्स में अगर पूछेगा तो इनमें ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आपका, बेसाल्ट, साइनाइट, इनके अलावा आपका संगमरमर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, इनमें से कोई एक दो दे, एक दे सकता है, एक या दो दे सकता है। जो 2.5 मार्क्स वाले नंबर है उन्हीं में ये दे सकता है। 3 दे देगा, इनमें से 2 को डिफाइन करेगा, करने बोलेगा। तो ये आपका जो 2.5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन रहेगा उनमें से 2 को सॉल्व करना है। उनके लिए उनमें ये पूछा जा सकता है पेट्रोग्राफिक टिप्पणी। अब आगे जो आपको पढ़ लेना होगा, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, आगे आपका दूसरा जो ब्रांच है आर्थिक भूविज्ञान, आर्थिक भूविज्ञान। इस आर्थिक भूविज्ञान के अंदर नए सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंग, है ना, उनमें आपका उनके जो है इनमें आपका एमसीक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चारों ब्रांच से, क्योंकि एमसीक्यू ज्यादा रहेगा। तो बेसिकली इनमें आपको आर्थिक भूविज्ञान का परिभाषा पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपका ब्रांच है तो परिभाषा जरूरी है। इनके अलावा आपका जो है खनिज के अंदर, खनिज के अंदर आपका खनिज अयस्कों का परिवहन, खनिज अयस्क के बारे में पढ़ लीजिए, खनिज अयस्क।
इनके अलावा आपका इंग्लिश में बोला जाता है टेनर ऑफ वॉर, जिसे आईएसओ का प्रतिशत कहा जाता है। आईएसओ का प्रतिशत। आखिर धातु का कितना प्रतिशत किस खनिज में है, इनके बारे में पढ़ना होता है। ये आपका इम्पोर्टेंट एक दो सवाल रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है एमसीक्यू में। इनके अलावा आपका आता है गैंग मिनरल, जिसे आपका हिंदी में गौण खनिज कहा जाता है। इनके अलावा आपको पढ़ लेना है मैग्मिया सांद्रण। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका मैग्मिया सांद्रण भी इनके अंदर आता है। इनके अलावा आता है आपका प्लेजर निक्षेप। प्लेजर निक्षेप। प्लेजर निक्षेप के अलावा इकोनॉमिक जियोलॉजी के अंडर आपका आता है सुपरजिन। सुपरजिन सल्फाइड। सुपरजिन सल्फाइड समृद्धि। सुपरजिन सल्फाइड समृद्धि आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी के अंडर आता है आपका समृद्धि। और इनके अलावा है ना, सुपरजिन को एक्चुअली मैंने ये इंग्लिश में लिख दिया, एक्चुअली यहाँ पर मैं हिंदी में लिख देता हूँ। कभी कभी इंग्लिश वाला चीज हिंदी में भी लिखा हुआ रहता है एग्जाम में। इकोनॉमिक जियोलॉजी के अंडर आपका जो अगला टॉपिक है वो है आपका मैग्मिया सांद्रण। मैंने यहां लिखा मैग्मिया सांद्रण में लिख चुका हूं। अगला जो पढ़ना है आपको ऊर्ध्वजनित सल्फाइड। ऊर्ध्वजनित सल्फाइड। ऊर्ध्वजनित सल्फाइड समृद्धि। और इसी के अंडर आपका एक आता है ऊर्ध्वजनित सल्फाइड समृद्धि प्रक्रम, यानी आपका सुपरजिन सल्फाइड इनरिचमेंट एंड सुपरजिन सल्फाइड इनरिचमेंट प्रोसेस। तो ये दो चीज है आपका। तो इससे पहले जब भी एग्जाम हुआ है तो दोनों में से कोई एक पूछता था, है ना। लेकिन इस बार जो है इनसे संबंधित में भी रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन आपका एमसीक्यू है इसलिए पढ़ना जरूरी है ना। तो आपका ये ऊर्ध्वजनित सल्फाइड समृद्धि हो गया, ऊर्ध्वजनित सल्फाइड समृद्धि प्रक्रम हो गया, जिसे इंग्लिश में सुपरजिन सल्फाइड इनरिचमेंट एंड सुपरजिन सल्फाइड इनरिचमेंट प्रोसेस कहा जाता है। इनके अलावा आपका अब जो रहेगा अगला वो है स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड। झारखंड है ना, स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड। स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड। इनसे डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स रहेगा और पूछ देगा आपको कि क्वेश्चन देखिए कैसे किस प्रकार से रहेगा। झारखंड में है ना, दे देगा, हो सकता है आपको दे देगा बॉक्साइट, दे देगा बॉक्साइट के वितरण वितरण इनके अलावा आपका दे देगा अवस्था, वितरण के अलावा आपका अवस्था, उपयोग, इनके अलावा आपको दे सकता है एवं
आर्थिक महत्व के बारे में वर्णन करें। लेकिन एक बात यहाँ है कि सिर्फ और सिर्फ ये आपका बॉक्साइट नहीं रहेगा, बल्कि स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड के संदर्भ में एक लंबी लिस्ट है जो कि मैं अभी लिखने जा रहा हूं। आपका स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड यानी झारखंड राज्य के संदर्भ में आपका रह सकता है तांबा के वितरण, उपस्थिति, उपयोग और आर्थिक महत्वपूर्ण के बारे में चर्चा करें या वर्णन करें। इनके अलावा आता है क्रोमाइट के अलावा आता है आपका चाइना क्ले वगैरह भी आता है, चीनी मिट्टी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके अलावा आपको पूछ सकता है लोहा के बारे में, कोयला के बारे में, इनके अलावा आपको इंपॉर्टेंट है अभ्रक के बारे में। तो ये कुछ जो भी मैंने नाम लिया, ये आपका जो है स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड के संदर्भ में पूछ सकता है। तांबा को इंग्लिश में कॉपर कहा जाता है, क्रोमाइट को क्रोमाइट ही कहा जाता है, लोहा को इंग्लिश में आयरन कहा जाता है, कोयला को कोल कहा जाता है, अभ्रक को माइका कहा जाता है। तो ये आपका स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड के संदर्भ में पूछ सकता है कि झारखंड में तांबा का उपस्थिति, वितरण, है ना, उपयोग एवं इनके आर्थिक महत्व के बारे में वर्णन करें। तो इस तरह से आपका सवाल रहेगा। यहाँ से आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी खत्म हो जाता है। अगला जो ब्रांच है वो है आपका जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान के संदर्भ में अगर बात करें कि सवाल किस तरह से रह सकता है, तो जीवाश्म विज्ञान का सबसे पहले कोई भी ब्रांच है तो उनका परिभाषा जरूरी है, तो आपको इनका परिभाषा पढ़ लेना है। इनके अलावा आपका एक सवाल अक्सर रहता है कि जीवाश्म विज्ञान का नजदीकी संबंध है ना। आखिर जीवाश्म विज्ञान का, है ना, यानी भूविज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान का संबंध और किस शाखा से रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जो ये रहता है रिलेशनशिप विथ अदर ब्रांचेस, वो आपका है बायोलॉजी, यानी आपका जीव विज्ञान से संबंधित रहता है ना। इनका संबंध जो है जीव विज्ञान से है, इसलिए कहा जाता है कि पैलेंटोलॉजी, यानी जीवाश्म विज्ञान को इंग्लिश में पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। और पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बॉर्डर लाइन बिटवीन जियोलॉजी एंड बायोलॉजी। तो जियोलॉजी के अंडर पैलेंटोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जो कि इनका संबंध बायोलॉजी से भी है। इनके अलावा आपको पढ़ लेना है जीवाश्म के बारे में, है ना, अवशेष, जिसे आपका इंग्लिश में फॉसिल्स कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फॉसिल्स कहा जाता है। इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। इनके अलावा इनके क्या, है ना, उपयोग है फॉसिल्स के, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यूजेस ऑफ फॉसिल्स। इनके अलावा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडेक्स फॉसिल, जिसे आपका हिंदी में सूचक जीवाश्म कहा जाता है। हिंदी में आपका इसे सूचक जीवाश्म कहा जाता है। सूचक जीवाश्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा आपको जो पढ़ लेना है इसमें मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बारे में, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में, है ना, मॉर्फोलॉजिकल फीचर।
जो कि ये आपका जब भी इससे पहले एग्जाम हुआ है तो इनमें एक सवाल जरूर रहता था। तो इनसे रिलेटेड कम से कम आपका एमसीक्यूज तो जरूर ही रहेगा इसके अंदर। तो मॉर्फोलॉजिकल विशेषताएं, मॉर्फोलॉजिकल फीचर यानी विशेषताएं के बारे में अगर पूछूं तो इनसे जो सवाल रहेगा आपका ब्रैकियोपोड से रिलेटेड रहेगा। हिंदी में भी यही चीज लिखा जाता है, ब्रैकियोपोड या ब्रैकियोपोडा भी कह सकते हैं। इनके अलावा रहता है आपका गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा इंग्लिश में भी वही चीज कहा जाता है, गैस्ट्रोपोडा या पोड भी कह सकते हैं। इनके अलावा आपको पढ़ लेना है ट्राइलोबिटा। इनसे रिलेटेड आपका एक एमसीक्यू जरूर रहेगा तो रहेगा ही, ट्राइलोबिटा। एक और है आपका लैमली ब्रैंकिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लैमली ब्रैंकिया। हिंदी में भी वही लैमली ब्रैंकिया ही कहा जाता है, लैमली ब्रैंकिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो ये तो था आपका जीवाश्म विज्ञान के बारे में, बोले तो आपका पैलेंटोलॉजी के बारे में। लास्ट जो है आपका वो है स्तरित सेल विज्ञान, स्तरित सेल विज्ञान, जिसे आपका इंग्लिश में स्ट्रैटिग्राफी कहा जाता है। इसमें जो आपको पढ़ लेना है स्ट्रैटिग्राफी के अंडर यानी स्तरित सेल विज्ञान के अंडर, सबसे पहले इनके परिभाषा है ना, और इनके कुछ सिद्धांत हैं, सिद्धांत बोले तो प्रिंसिपल, और इनके जो है स्कोप के बारे में पूछा जाता है कभी कभी, स्कोप है ना, आखिर स्ट्रैटिग्राफी का क्या किस क्षेत्र में स्कोप है। अगला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, भू जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ना, भूगर्भिक समय सारणी, भूगर्भिक समय सारणी। हिंदी में भी कभी कभी वही चीज लिखा हुआ रहता है, जियोलॉजिकल समय सारणी, जियोलॉजिकल हड़बड़ी में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, जियोलॉजिकल समय सारणी। ये आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ लेना है, इससे रिलेटेड पूछेगा ये, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसमें पूछ देगा आपका समय, जियोलॉजिकल टाइम्स के अंतर्गत एक चीज आता है कि समय सारणी जो दिया हुआ रहता है यानी यूनिट दिया हुआ रहता है, उनमें से सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, समय अवधि का यानी टाइम पीरियड का सबसे बड़ा अवधि कौन सा है। उसमें रहता है आपका है ना, ईरा रहता है, इपोक रहता है, एज रहता है ना। तो इस तरह से रहता है आपका, इनमें से बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इनके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पढ़ लेना है गोंडवाना के बारे में, गोंडवाना। इनके अलावा पढ़ लेना है आपको विंध्यन के बारे में, विंध्यन के बारे में। इनके अलावा आपको पढ़ लेना है धारवड़ के बारे में। ये सब क्या है, ये सब चट्टानों का उदाहरण है, धारवड़। इनके अलावा आपका है अर्कियन, 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 अर्कियन यानी इन चट्टानों का आखिर इनसे रिलेटेड जो सवाल रहता है आपका, या जैसे आपका भारत में अर्कियन चट्टानों की विशेषताएं लिखे,
भारत में गोंडवाना चट्टानों की विशेषताएं लिखिए। आर्कियन चट्टानों की, भारत में आर्कियन चट्टानों की विशेषताएं लिखिए। धारवट चट्टानों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, है ना। या फिर इस तरह से भी रह सकता है कभी कभी सवाल, गोंडवाना क्रम की शैलों के वितरण, विशेषताएं एवं आर्थिक महत्व। इनका आपका जो है, जैसे गोंडवाना हो गया या धारवाड़ हो गया, आर्कियन हो गया, बिंदियन, तो इनके वितरण पूछता है कभी कभी, वितरण, विशेषताएं, विशेषताएं, इनके अलावा आर्थिक रूप से महत्व है, यानी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, आर्थिक महत्व। कभी कभी आपका झारखंड राज्य से भी संबंधित पूछ देता है कि झारखंड राज्य के संदर्भ में गोंडवाना क्रम की चट्टानों के वितरण के बारे में लिखिए, विशेषताएं एवं आर्थिक महत्व का वर्णन करें। क्वेश्चन इस तरह से रहता है, झारखंड राज्य के संदर्भ में आर्कियन चट्टानों की वितरण, विशेषताएं एवं आर्थिक महत्व का वर्णन करें। तो सवाल इस तरह से रहता है। तो इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गोंडवाना, इनसे आपका एमसीक्यू रहेगा ही रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। गोंडवाना क्रम की गोंडवाना, लोअर गोंडवाना, अपर गोंडवाना, इनसे रिलेटेड आपका एमसीक्यू एक रहेगा ही जरूर। तो कुल मिला के जितना मैंने चर्चा किया, ये आपका हिंदी मीडियम का सिलेबस जियोलॉजी का क्लास 12 के लिए है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो इस सिलेबस को लेकर, जियोलॉजी में कोई भी आपका क्वेरी हो, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। कॉल नहीं करेंगे क्योंकि कॉल बहुत आता है, नंबर पब्लिकली यूट्यूब पर दिया हुआ है। तो इसलिए आपका कोई भी क्वेरी होगा जियोलॉजी के रिगार्डिंग, तो आप जो है व्हाट्सएप जरूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।